वेलकम टू एस एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले बिजनेस का अगला कंटेंट। अभी तक हम लोगों ने फ्यूल के बारे में सारे प्रिंसिपल्स कवर कर लिए हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं एफडब्ल्यू टेलर्स के प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल, जो ना कि किसी आर्ट पर बेस है, वो एक साइंटिफिकली बेस है। उनके भी कुछ प्रिंसिपल है, उनके भी कुछ सिद्धांत, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए कौन कौन सी बातें बोली हैं और कौन सी बातों को हमको ध्यान रखना चाहिए और कौन सी बातें उनको ऐसी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उन सारी बातों को ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो क्या क्या बात कर चुके हैं, पहले उस पर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो हम लोगों ने फ्यूल के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया, हिस्ट्री ऑफ फ्यूल पढ़ लिया था। फ्यूल में क्या थे, उनकी डीओबी क्या थी, उनकी हिस्ट्री क्या थी, बैकग्राउंड क्या थी, क्या मकसद था उनका फ्यूल के 14 प्रिंसिपल देने का, वो भी अच्छे समझ लिया। फिर हम लोगों ने फ्यूल के 14 प्रिंसिपल पूरे अच्छे से हम लोगों ने क्या कर लिया, कवर कर लिए। कोई प्रिंसिपल छोड़ा नहीं है, डिटेल में पार्ट 1 पार्ट 2 करके सारा कुछ अच्छे से बना है। आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एफडब्ल्यू टेलर। एफडब्ल्यू टेलर के बारे में जानेंगे कि एफडब्ल्यू टेलर के होते क्या है, इनके मैनेजमेंट को साइंटिफिक प्रिंसिपल क्यों कहा जाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये सारा कुछ इनके जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर कोशिश ये करते हैं सबसे पहले समझने का कि इन्होंने खुद के 4 प्रिंसिपल दिए हैं। क्या क्या दिए हैं, तो सबसे पहले इन्होंने दिया है साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, इसका मतलब क्या होता है, मैं सारा कुछ अभी आपको बताऊंगा। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये भी दिया है दूसरा इन्होंने। ठीक है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म क्यों बोला है मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में भी अच्छे से। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की है कंपनी के किस तरीके से, तो ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी मतलब वर्कर कंपनी के अंदर जो होते हैं वो अपनी अगर पूरी योग्यता के साथ कंपनी के लिए काम करेंगे और कंपनी का भला, प्रॉस्पेरिटी मतलब सुख भला चाहते हैं तो कंपनी का डेवलपमेंट होगा, तो जाहिर बात उनका भी डेवलपमेंट होगा। इन सब पर अच्छे से हम बातें करेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक है साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब का मतलब यहाँ पे ये है, बस अब समझने की कोशिश करना है, पूरी बातें डिटेल से आपको समझा दूंगा। चलो देखो, साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। तो आपने बोला कि यार फ्यूल के प्रिंसिपल तो ऐसे थे, फ्यूल के जो प्रिंसिपल थे, फ्यूल के जो प्रिंसिपल थे वो ऐसे थे कि जो हमारे आर्ट पर बेस्ड थे, हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड थे। तो उनके कितने प्रिंसिपल थे, 14। लेकिन एफडब्ल्यू टेलर ये कहना चाह रहे हैं, एफडब्ल्यू टेलर ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, एफडब्ल्यू क्या है, एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि साइंस इज नॉट अ रूल थंब। इन्होंने मैनेजमेंट नहीं, अभी क्या कहा, साइंस का, कि साइंस जो है नॉट अ रूल ऑफ थंब। नॉट अ रूल ऑफ थंब मतलब गंवारों के लिए नहीं है, उनको लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किए, जिन्होंने कभी क्रिएटिविटी दिखाई। सिर्फ आर्ट दिखा देना ही साइंस नहीं होता। साइंस का मतलब ही क्या होता है, जब तक आप उस पर डीप ऑब्जर्वेशन नहीं करते, जब तक आप डीप ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे तब तक आपको उसके बारे में अच्छी नॉलेज नहीं होगी, या पर आपने उस पर अच्छे से एक्सपेरिमेंट नहीं किया है तब भी आपका कुछ नहीं हो सकता। साइंस का मतलब ये होता है भाई कि जो चीज़ एक बार प्रूव हो जाए वो जिंदगी भर सबके काम आए। आर्ट का मतलब क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस आपके हिसाब से काम आएगा, दूसरे के लाइफ में या दूसरे के मैनेजमेंट, दूसरे के फॉर्म में तो नहीं आएगा। लेकिन साइंस ऐसा होता है जो एक बार प्रूव हो जाए तो यूनिवर्सल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वो यूनिवर्सल हो जाता है, यूनिवर्सल हो जाता है। तो यही कहना चाह रहे हैं टेलर कि साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, मतलब साइंस जो है उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिनको सिर्फ क्रिएटिविटी आती है। साइंस तो कैसे आता है, साइंस आता है डीप ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और यूनिवर्सल के साथ। अगर कोई भी मैनेजमेंट अगर साइंस के हिसाब से चलता है, कोई भी मैनेजमेंट अगर साइंस के रूल पर चलता है, चलिए अगर कोई भी मैनेजमेंट साइंस के रूल पर चलता है तो उसका ग्रोथ होना तय है। रीजन क्यों, इसके एक एक पॉइंट, एक एक लॉ और एक एक प्रिंसिपल जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के एक्सपीरियंस से या आप कह सकते हैं कि पर्सन के एक्सपीरियंस के साथ साथ उसके क्रिएटिविटी को देखकर नहीं बनाया जाता है भैया। साइंस जो बनाया जाता है वो एक यूनिवर्सल होता है। क्या होता है, वो एक यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल मतलब फिर उसको बनाने के बाद अगर एक बार वो फिक्स हो गया या अप्लीकेबल हो गया,
आप समझ रहे हैं ना, अगर एक बार वो अप्लीकेबल हो गया तो वो हर किसी के फर्म के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, चाहे वो स्मॉल फर्म हो, चाहे स्मॉल फर्म हो, चाहे वो लार्ज फर्म हो। कहने का मतलब ये है साइंस एक बार प्रूव कर दी जाती है, फिर बार बार उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। अगर वो यूनिवर्सल सेटिस्फाइड हो गया, सारे बैरियर्स को काटते हुए अगर साइंस क्रिएट हो गया, एक्सपेरिमेंट सफल हो गए, तो फिर मैनेजमेंट में वो आप एक्सपेरिमेंट लगाते रहो, करते रहो, या वो साइंस आप यूज़ करते रहो, जिंदगी में कभी भी यूज़ करो, आप बेकार नहीं होगे, ना ही आपकी कंपनी बेकार होगी। लेकिन आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एक्सपीरियंस इस बार आपको हेल्प कर दी तो बार बार हेल्प करेगी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, हाँ ऐसा कह सकते हो कि आप वही एक्सपीरियंस बार बार यूज़ कर रहे हो, वही बार बार यूज़ कर रहे हो और बार बार सफल हो रहे हो, बार बार सफल हो, तो हो सकता है कि उस एक्टिविटी के लिए आपका जो एक्सपीरियंस है वो साइंस हो चुका है, तो उसे हर कोई फॉलो करे और हर कोई अगर सक्सेस हो तो समझ जाना आपको एक्सपीरियंस वो साइंस हो चुका है। ये तो कहते हैं 10 बार, 20 बार, 30 बार, 100 बार, 200 बार जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहाँ से आपको एक रिजल्ट मिलता है। क्या निकलता है? रिजल्ट। और रिजल्ट जब निकलता है, अगर वो रिजल्ट वैलिड है उस सिचुएशन के लिए, अगर वो वैलिड है तो आप बोलोगे कि भैया इस सिचुएशन के लिए ये प्रिंसिपल यूज करो और ये प्रिंसिपल कभी आपको गलत नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल, या साइंस पर बेस पर प्रिंसिपल होते हैं, उसको बोलते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल, ठीक है। मैनेजमेंट साइंस रूल समझ में आया। एक चीज और समझाता हूं आपको मैं, ठीक है। चलो, बोला गया नॉट अ रूल ऑफ थंब, नॉट अ रूल ऑफ थंब मतलब कंपनी में काम करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, आपको ही पता है, ठीक है। कंपनी में काम करने वाले बहुत होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, ऐसे होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। एक ऐसे होते हैं जो एजुकेटेड तो होते हैं, उनको नॉलेज भी होता है लेकिन वो अपने काम में प्रोफेशनल नहीं होते। ये क्या होते हैं? अपने काम में प्रोफेशनल होते हैं। क्या होते हैं ये? प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी में तो हर प्रकार के मेंबर काम करेंगे, हर प्रकार के एम्प्लॉय होंगे कंपनी में काम करने वाले, होंगे कि नहीं? तो आप कहोगे हर काम को करने का सबका अपना तरीका अलग होगा, कोई साइंस बेस करना चाहेगा, कोई अपने आर्ट और क्रिएटिविटी से करना चाहेगा, लेकिन खुद की क्रिएटिविटी से करने से वो हमेशा सक्सेस हो ये ज़रूरी तो नहीं है, ये ज़रूरी तो नहीं है। तो आप बोलोगे साइंस क्या है? साइंस अगर एक बार प्रूव हो जाती है तो वो हमेशा यूनिवर्सल वैलिड हो जाती है, फिर उसको चाहे जो पर्सन यूज़ करे वो हमेशा क्या होता है? वो एकदम ट्रूथ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि साइंस हमेशा ट्रूथ होता है। क्या होता है? साइंस हमेशा ट्रूथ होता है। और एक चीज़ और है, साइंस के जो भी एक्सपेरिमेंट प्रूव होते हैं, जैसे मान लो कि आपने एक सिचुएशन के लिए, जैसे मान लो कोई भी प्रॉब्लम कंपनी में आई, आपको उसको टेक ओवर करने के लिए, उसको हटाने के लिए आपने एक कंडीशन रखी और बोला कि यार ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर सक्सेस हो जाता है तो अच्छी बात है। तो आपने एक्सपेरिमेंट किया, सक्सेस हो गया, तो फिर आपने कहा यार ये एक बार हो गया यार, चलो किसी और फर्म में देखते हैं। फर्म में देखा, दूसरे फर्म में भी यही प्रॉब्लम थी, फिर यही टेक्निक यूज़ किया, फिर सफल हो गए। ऐसे 4-5 बार 6 बार किया तो पता चल गया यार कि इस सिचुएशन के लिए ये टेक्निक बेस्ट है, इसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तो अपना दिमाग न लगाएं। इसलिए साइंस अगर एक बार प्रूव कर दे साइंटिफिक लोग, तो इस चीज़ को समझ जाना यूनिवर्सल है, तो आपको उस पर ज़्यादा सोच विमर्श नहीं करना है। समझ में आया? तो यही चीज़ पहला पॉइंट हमारा कहना चाह रहा है यहाँ पे कि साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब का मतलब ये होता है कि उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो इसके बारे में एक्सपीरियंस है। बस एक्सपीरियंस होने का मतलब क्या है? नॉलेज नहीं है। अगर मान लो उस साइंस को यूज़ करने का उनके पास अगर नॉलेज नहीं है, या उस टेक्निक को यूज़ करने के लिए, मैंने क्या बोला, उस टेक्निक को यूज़ करने के लिए अगर उनके पास नॉलेज नहीं है तो उसको बोला जाता है साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। मतलब साइंस ऐसा थोड़ी ना है कि सबको आ जाएगा। भाई साइंस जो एक्सपेरिमेंट करता है, ऐसा थोड़ा ना कि हर कोई एक्सपेरिमेंट कर सकता है। अरे आइंस्टीन को देख लो, ठीक है, क्या मतलब उसके सारे एक्सपेरिमेंट हम प्रूव कर सकते हैं? क्या नहीं ना। साइंस सबको समझ में आया जरूरी नहीं है, साइंस सबको समझ में आया जरूरी नहीं है, इसीलिए कहते हैं साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। सही भाषा में बोला जाए तो साइंस उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। नॉलेज जिसको होगा वही समझ सकता है। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन के लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूटन के सारे थर्ड लॉ पढ़ते हैं, तो हमने पढ़े हैं, हमको उसके बारे में पता है, हमें इम्प्लीमेंट करना होगा तो हम कर लेंगे। अब जो नहीं पढ़ा वो साइंस कैसे यूज़ करेगा? तो मैनेजमेंट चलाने के लिए साइंटिफिक प्रिंसिपल को यूज़ अगर करना है तो तुमको उसके बारे में प्रॉपर और अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। कुल मिला के आपको उस फील्ड में प्रोफेशनल होना चाहिए, तब जाके आप साइंटिफिक टेक्निक का यूज़ कर पाएंगे। तो अगर नहीं करेंगे तो आप तो अपने एक्सपीरियंस लगाते रहो, तो एक्सपीरियंस आपका सफल भी बना सकता है, असफल। लेकिन प्रिंसिपल अगर आपने साइंटिफिक यूज़ किए हैं
तो वो प्रूव हो चुके हैं, अगर आप वो यूज करेंगे तो आप कभी गलत नहीं होंगे, हमेशा वो सही की ओर ले जाएगा। ठीक है, चलो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है। एक बार मैं आपको पॉइंट समझा देता हूँ प्रीवियस वाला। चलो देखो, साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब का मतलब यहाँ क्या लिखा पड़ता है, रूल ऑफ थम्स मीन्स, rule of thumbs mean the application of traditional method or the method decided by the manager based on his past experience। past experience का मतलब क्या हुआ समझना, रूल ऑफ थंब का मतलब ये हो गया कि द एप्लीकेशन ऑफ ट्रेडिशनल, बहुत पुराने मेथड जो आप यूज करते हो किसी भी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम को हटाने के लिए, मैनेजर के द्वारा जो एक्सपीरियंस होता है उसको जो लगाते हो उसको बोलता है रूल ऑफ थंब। उसको क्या बोला जाता है, रूल ऑफ थंब। तो ये जो पुराने अनुभव वगैरह होते हैं ना, वो कभी साइंस से नहीं हो सकता। साइंस तो वो होता है जो एक्सपेरिमेंट करके अच्छे से आपने उसको प्रूव किया हो। ठीक है, चलो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, जिस कंपनी के अंदर सारे लोग मिलकर रहते हो, मिलकर रहते हैं, मिलकर मतलब लड़ाई झगड़े नहीं करते, कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, एक साथ हमेशा मिलकर रहते हैं। जैसे समझने की कोशिश करना, अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजर एंड द वर्कर। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए किनके बीच में, मैनेजर और वर्कर के बीच में। अगर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आए, दरारें आ गई, तो समझ जाना कंपनी कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, कंपनी के साथ साथ उनका तो ग्रोथ नहीं होगा, कंपनी कभी सर्वाइवल मोड पे नहीं आएगी। कॉन्फ्लिक्ट मतलब इनके बीच में कभी भी किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। Emphasis that there should be complete harmony between the manager and the worker। हार्मनी मतलब क्या होता है, उनके बीच में बढ़िया तगड़ा सा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हमेशा तालमेल बना रहना चाहिए, हमेशा मिलजुल कर चलेंगे तभी तो कंपनी को बहुत दूर तक ले जा पाएंगे, नहीं तो नहीं ले जा पाएंगे। फिर तीसरी बात क्या लिखी है, बोथ शुड रियलाइज दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दोनों को यह एहसास होना चाहिए कि हमारी क्या जिम्मेदारी है और हमारे इज इंपॉर्टेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दोनों की रियलाइज होना चाहिए कि हमारी क्या जिम्मेदारी है और उन दोनों को मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल मतलब पूरे फर्म का गोल को अचीव करना चाहिए। ऐसा ना हो कि पर्सनल मोटिव के चक्कर में लड़ाई झगड़े करने लग जाए, साथ में मिलकर नहीं रह रहे हैं, तो जाहिर बात अपना अपना देखेंगे, कंपनी का ग्रोथ होगा ही नहीं। इसलिए बोला गया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करके रहोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे चलो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब जैसे मान लो एक मैनेजर है और ये क्या है, हमारे वर्कर है। ठीक है, मैनेजर क्या चाहता है कि काम हमारा टाइम पर हो, क्योंकि मुझे क्या करना है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट को भाई जवाब देना है, टाइम पर काम होना चाहिए। तो इसने क्या किया ना, वर्कर को फोर्स करना चालू कर दिया। अब वर्कर की प्रॉब्लम को ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, बस इसको क्या चाहिए कि भैया हमारा काम जो है ना वो टाइम पर कंप्लीट हो जाए, टाइम के साथ साथ एफिशिएंट भी होना चाहिए, ऐसा वो कहना चाह रहा है। तो आप बताओ, अगर आप अपने वर्कर की प्रॉब्लम को नहीं सुनोगे, सिर्फ उसको फोर्स करोगे कि वो काम समय पर कर दे, तो आप बताओ, वो भी तो इंसान है, वो तो चाहेगा ना कि आप मेरे प्रॉब्लम को पहले समझो। ऐसा नहीं कुछ दिया नहीं, बस आप करो भैया ऐसा है 1 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, तो बस चाहिए चाहे जैसे चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो वर्कर क्या करेगा, आपसे कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, आप इससे कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसकी वजह से आपस में काम समय पे कंप्लीट नहीं होगा। और इसको रिस्क किसको होगा, इसके लिए फर्म को होगा। फर्म को क्या होने लगेगा, लॉस होगा, और लॉस होगा तो इसका मतलब उस कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है इसका मतलब फिर मैनेजर का भी नहीं होगा, वर्कर का भी नहीं होगा। भैया जब फर्म का ही ग्रोथ नहीं हो रहा तो मैनेजर वर्कर ग्रोथ होने का कोई चांस ही नहीं है, तो वो ग्रोथ हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं साथ मिलकर रहोगे तो बहुत सही रहेगा। ठीक है, चलो कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक दूसरे को एहसास करो, समझो कि मैनेजर क्या चाहता है और मैनेजर को पता होना चाहिए कि मेरा वर्कर क्या चाहता है। अगर दोनों मिलकर चलोगे तो काम बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। कॉपरेशन इज नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब यहां देखो सिंपल सी बात है, वही जो मैं बोला एकदम डिक्टो वही बोल दिया। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म मतलब क्या है, कॉपरेशन मीन एक्टिंग ज्वाइंटली और अ यूनियन टुवर्ड अचीव द सेम रिजल्ट। मतलब भैया ऐसा तो नहीं, इतना बड़ा फॉर्म होता है हमारे पास, इतना बड़ा हमारे पास फॉर्म होता है। ठीक है, चलो इस फॉर्म में कई डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, चलो कई डिपार्टमेंट होते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि ये डिपार्टमेंट सब अपना अपना अलग है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, सारे डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं मेन एक कंपनी के अंदर ही तो आ रहे हैं,
मेन कंपनी के अंदर ही आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको आपस में भी तो एक दूसरे से क्या बनाना चाहिए, कोऑर्डिनेशन तो बनाना ही चाहिए। इनको आपस में भी तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए। अगर ये आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएंगे तो आप खुद बताओ, समझते जाना, परचेज डिपार्टमेंट ने अगर अपना अच्छे से काम नहीं किया तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो सेल्स डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट अच्छे से नहीं काम कर पाएगा तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट पैसा कहां से कलेक्ट करेगा। फिर समझा रहा हूं, परचेज डिपार्टमेंट अगर रॉ मटेरियल ही नहीं खरीदेगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से प्रोड्यूस कैसे करेगा, कैसे मैन्युफैक्चर करेगा, कर ही नहीं पाएगा। और मान लो उसने कर भी, वो अगर मान लो कि परचेज डिपार्टमेंट ने कोऑर्डिनेट किया लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है मैं प्रोडक्ट को प्रोडक्शन फॉर्म में नहीं लाऊंगा, तो भैया सेल्स कैसे होगा, सेल नहीं होगा तो फिर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट क्या करेगा बैठे बैठे वहाँ, पैसा तो अर्न ही नहीं करेगा, रेवेन्यू तो आएगा ही नहीं। इसलिए सारे डिपार्टमेंट को आपस में मिल के चलना चाहिए और सारे डिपार्टमेंट के साथ साथ सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर को भी आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए और एम्प्लॉय को भी सारे क्या होने चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए। क्योंकि फर्म किसी एक के भरोसे नहीं चलती, उस कंपनी के अंदर रहने वाले सारे मेंबर, सारे एम्प्लॉय, सारे मैनेजर के मदद से चलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, साथ रख के चलोगे और कंपनी को गोल को अचीव करोगे तो अचीव हो जाएगा, उससे आपके भी फायदे हैं उनके भी फायदे हैं। ठीक है, चलो तो आज का लास्ट देखते हैं, लास्ट टॉपिक देखो, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। It is a principle of scientific management by Taylor which implies that every worker should be motivated to extremes such that he or she could give his or her best to do any work। अच्छा, वर्कर तो चाहता है कि कंपनी में जो काम हो वो बहुत बढ़िया हो, इफेक्टिव करूंगा, एफिशिएंट करूंगा ताकि कंपनी का ग्रोथ हो जाए। और वो कहना भी ये चाह रहा है कि सारे पर्सन को या सारे मेंबर को या सारे एम्प्लॉय को अपनी पूरी क्षमता के साथ कंपनी का भलाई भी देखना चाहिए, पूरा योग्य देना चाहिए। ऐसा ना हो कि जबरदस्ती का फालतू का काम कर रहा हो, टाइम वेस्ट कर रहा हो। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट के बदले मैक्सिमम कॉस्ट पे प्रोडक्ट बना रहा हो। मिनिमम कॉस्ट का मतलब ये होता है कि इस पेन को बनाने में लगी कीमत सबसे कम हो, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे मार्केट कंपैरिजन में। अब बना ही तुम इतना महंगा रहे हो कि तुम बेच भी नहीं पाओगे, सब्स्टिट्यूट पेन है, लोग दूसरा यूज़ कर लेंगे। तो उनके कंपैरिजन में इस पेन को बनाने की कॉस्ट जब कम होगी तभी तो इससे अर्न करने वाला प्रॉफिट तुम ज़्यादा कमा पाओगे। वही चीज़ बोल रहा है। इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि उस एम्प्लॉय का स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर स्किल अच्छा नहीं है तो उसको आप ट्रेनिंग दिला के बनाइए, ट्रेनिंग अच्छा दिलाइए। मान लो स्किल और ट्रेनिंग दोनों पा रहा है तो हो सकता है मोटिवेटेड नहीं है, तो मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करना चाहिए। मोटिवेट कैसे कर सकते हो, कुछ लोग इंसेंटिव फॉर्म में होते हैं और कुछ लोग नॉन इंसेंटिव फॉर्म में मोटिवेट होते हैं। अब इंसेंटिव, नॉन इंसेंटिव मतलब कुछ लोग ऐसा है जिनको पैसा चाहिए, जैसे बोनस मिल जाए, कमीशन मिल जाए, उस हिसाब से मोटिवेट होते हैं। और कुछ लोग कहते हैं मुझे प्रमोशन मिल जाए, क्या मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, ठीक है, या एम्प्लॉय ऑफ द वीक मिल जाए, ऐसे करके मान सम्मान मिल जाए। आप बात समझ रहे हो, कुछ लोग डिग्निटी के लिए काम करते हैं तो कुछ लोग पैसे के लिए कंपनी में काम करते हैं। तो उनको मोटिवेट करिए, दोनों तरीके, जिस तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हैं उस तरीके से आप उनको मोटिवेट करिए। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है भैया, सब कुछ बेकार हो जाएगा, सारा मैनेजमेंट बेकार हो जाएगा, उस मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है तो। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर ए एम्प्लॉय है, अगर बी एम्प्लॉय है और सी एम्प्लॉय है, ठीक है, अब ये तीनों काम तो कर रहे हैं, तीनों चाहते हैं कि मेरा ग्रोथ हो, तीनों चाहते हैं कि मेरा ग्रोथ हो। ये चाहता है कि मेरा डेवलपमेंट भी हो जाए, डेवलपमेंट भी हो जाए, ठीक है, ये भी वही चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मेरा नेम और फेम भी हो जाए, कंपनी में नेम और फेम हो जाए, तीनों चाहते हैं। लेकिन ये तीनों मिलकर बस आपस में काम नहीं करना चाहते। जब तीनों मिलकर काम ही नहीं करेंगे, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन बनेगा ही नहीं, और नहीं बनेगा तो कंपनी को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इस चक्कर में कंपनी को लॉस हो जाएगा। और यही बात कहना चाह रहा है यहाँ पे कि वर्कर को अपनी पूरी क्षमता के साथ कंपनी की भलाई के बारे में सोच रही, अपनी नहीं। क्योंकि आप कंपनी का बेनिफिट देखोगे तो कंपनी ऑटोमेटिक आपके बेनिफिट के बारे में सोचेगी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो कवर किया है वो फ्यूल के 4 प्रिंसिपल जो होते हैं, सारा हम लोगों ने अच्छे से क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, पूरा हम लोगों ने अच्छे से देखा है। दिखा देता हूं आपको मैं, ठीक है। चलो, ये 4 टॉपिक मैंने पूरा अच्छे से बता दिया है, इसको भी याद रखिएगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और बचा है, एक वीडियो और आएंगे लेकर हम लोग, ठीक है। फिर चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। फिर एग्जाम के पैटर्न के बेस पर हम लोग आपको MCQ बताएंगे, क्योंकि इस बार टर्म 1 में टर्म 1 टर्म 2 करके कंडीशन में पेपर होने वाले हैं। तो टर्म 1 पूरा ऑब्जेक्टिव बेस पर होगा, तो इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, आपको आएगा, ठीक है। चलो, ऐसे मुस्कुराते रहे, मिलते रहेंगे, टाटा बाय बाय।